Assalamualaikum students. Today we have to start chapter number 2 from your class 10 chemistry book, which is acids, bases and salts. Before starting this topic, let's discuss a few points. Let's revise a few points. सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस का, लाइक सब्सटेंस, एलिमेंट, ये सारी चीज़ें जो आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। अब जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो फर्दर हम सब्सटेंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच इज़ अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर. What is a compound? Compound is formed by the chemical combination of substances in a fixed ratio. By fixed ratio I mean कि कभी भी मैं उनके composition को change नहीं करूँगी. अगर मैं water की बात कर रही हूँ तो water के अंदर fixed ratio क्या है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. कभी भी इसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी. और अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर देते हैं, लाइक अगर मैं एक ऑक्सीजन की जगह पर 2 ऑक्सीजन यूज़ कर लेती हूँ, तो इट विल बिकम H2O2. और H2O2 को कभी भी आप पी नहीं सकते हो पानी के तौर पे, बिकॉज इट इज़ अ ब्लीच, क्योंकि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाएंगी. तो हमेशा कंपाउंड्स फिक्स्ड रेशो में ही फॉर्म होते हैं. दूसरी चीज़ आ जाती है मिक्सचर. मिक्सचर फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं. लाइक आप फ्रूट चाट की एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो. इसके अंदर कि आप क्या करते हो, डिफरेंट फ्रूट्स को कट करते हो, उनको किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर देते हो. आप कभी भी ये नहीं देखते कि अगर मैं इतने क्यूब्स एप्पल के ऐड करूँगी तो इतने ही क्यूब्स मुझे हमेशा ऐड करने हैं. या अगर आप सैंड और वाटर को मिक्स कर रहे हो तो उसके अंदर आप कभी भी ये चीज़ नहीं देखते कि मैं इतने ग्रेन्स काउंट करके सैंड के ऐड कर रही हूँ, इतना वाटर ले रही हूँ, तो मैं हमेशा उसी क्वांटिटी को यूज़ करूँगी. तो मिक्सचर के अंदर फिक्स्ड रेशियो या फिक्स प्रोपोर्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. फिर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की टाइप्स की. जनरली हम 2 टाइप्स के कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में. रिवाइज कर लेते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं हम? कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. यानी वो जो ओवरऑल एक स्टडी है जिसके अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हो, वो हमेशा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं. दूसरी चीज़ आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, अभी तक हमने 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो वो बाकी एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड्स को निकाल के बाकी आपके पास 116 एलिमेंट्स बचते हैं. उन सब एलिमेंट्स की आपस में डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन से जितने कंपाउंड्स बनते हैं वो सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. अब जब हम इन सारे कंपाउंड्स को जनरली देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, वेदर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, देयर आर ओनली 3 टाइप्स. सिर्फ हमारे पास क्लासिफिकेशन इसकी आती है 3 टाइप्स की. कौन कौन से हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. क्या मतलब कि आप जब भी किसी भी कंपाउंड को पढ़ोगे तो या तो उसकी नेचर एसिडिक होगी, या उसकी नेचर बेसिक होगी, या उसकी नेचर सॉल्ट इन नेचर होगा वो. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के आपके पास कंपाउंड्स आते हैं, वेदर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसके बाद हम आ जाते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की तरफ, जो उन्होंने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में जो भी स्टडी की उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. जाबिर बिन हैन जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की थी. फिर 1787 में देयर वाज अ साइंटिस्ट लेवॉइजे, उसने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन्स को स्टडी किया. बाइनरी मींस आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में भी पढ़ा है, आपने वैसे भी पढ़ा होगा, मैथ्स में भी आप पढ़ते हो कि बाइनरी कहते हैं हम 2 डिजिट्स को, जहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं. बाय से निकला है ना ये 2 से. तो बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब है कि वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ 2 ही तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और अब उसने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन की बात की है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एक कंपाउंड, एक एलिमेंट जो उस कंपाउंड के अंदर था वो तो होगा ही ऑक्सीजन, ये तो फिक्स हो गया. तो दूसरा जो एलिमेंट होगा वो कुछ और हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो उसने ऑक्सीजन के साथ एक और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो बाइनरी कंपाउंड्स बन रहे थे उनको स्टडी किया. लाइक 2 एग्जांपल्स गिवन है आपकी बुक में, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. फार्मूला आपको पता है इनके, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2. ये दोनों फार्मूले हैं इनके. अब इन दोनों को जब उसने स्टडी किया तो उसने क्या किया कि इन दोनों को उसने वाटर के अंदर डिजोल्व किया. ठीक है, जब वाटर में डिजोल्व किया और फिर इनकी पीएच चेक की, पीएच भी आपने क्लास 8 में टॉपिक पढ़ा था,
उसमें आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मिल गया था। जब उसने उनकी पीएच चेक की, जब उसने उनका इफेक्ट चेक किया लिटमस पेपर के ऊपर, लिटमस सॉल्यूशंस के ऊपर, तब उसे पता लगा कि दे आर एसिडिक सॉल्यूशंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स थे। तो उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड सब के सब एसिड्स होते हैं। तो उसने ये एसिड्स की एक डेफिनेशन अपने तौर पर उस वक्त एक्सप्लेन कर दी। फिर उस कॉन्सेप्ट के बाद साइंस में होता क्या है कि आपके पास एक चीज़ आ गई तो फर्दर उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक आपने क्लास 9th की बायो में, जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा, आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर डिडक्शंस होती हैं। मतलब जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि ये चीज़ जो है, लाइक एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करता है। जब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन क्लिक करता है तो फिर आप उसके बारे में सर्च शुरू कर देते हो। ठीक है, जैसे अभी हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का क्या हुआ कि कोई एक आध केस आया पेशेंट्स का डॉक्टर्स के पास, फिर उनके माइंड में क्या आया, उसके बारे में थिंकिंग शुरू कर दी उन्होंने। क्या थिंकिंग की कि ये वायरस है किस तरह का, उसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई, काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ की उन्होंने। सारा काम करते कराते एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो फाइनली एक नतीजे पर पहुंच गए जो उनके मुताबिक एक उस वक्त का फर्स्ट रिजल्ट आ रहा था कि इसकी इसके आप कह सकते हो कि आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं कि अगर किसी के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोरोना वायरस एक्टिवेट हो चुका है। ये हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और अभी तक हम न्यूज़ में देखते हैं कि उस जगह पर एक डॉक्टर है उसने ये वाला तरीका बता दिया इलाज का, उस जगह पर एक डॉक्टर है उसने ये तरीका बता दिया इलाज का। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई और उसके बाद उसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू हो गई, रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं अभी तक कि फाइनल हमारे पास एक आंसर, एक सॉलिड आंसर आ जाए जो हमारी हर तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं या जो हमारे क्वेश्चंस हैं माइंड में वो सब के सब क्लियर कर सके। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट साइंटिस्ट आए सर हम्फ्री डेवी 1815 में। उन्होंने कुछ कंपाउंड्स देखे जिसके अंदर ऑक्सीजन था ही नहीं, लाइक HCl जनरल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम शुरू से देखते आ रहे हैं साइंस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप देख रहे हो देयर इज नो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फिर भी वो जो था वो एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं हम इसको। उसकी नेचर एसिडिक थी, वो ब्लू लिटमस पेपर को भी रेड कर रहा था, वो पीएच भी उसकी बहुत कम आ रही थी। फिर सर हम्फ्री डेवी ने जब अपना ये HCl के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए तब उन्होंने क्या कह दिया कि हाइड्रोजन एक मेजर एलिमेंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एसिड्स के अंदर। जब तक किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक हम क्या कहेंगे कि वो एसिड ही नहीं है। सर हम्फ्री डेवी ने ये आगे से कह दिया। फिर उसके बाद और ज़्यादा डिस्कवरीज होती गई जो अब हम आगे अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि फाइनल हमारे पास एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका आ गया। मैं आपको देती हूँ 2 बीकर्स या 2 जार्स जिसके अंदर मैंने 2 सॉल्यूशंस दे दिए हैं, दोनों का कलर सेम है, सपोज दे आर कलरलेस। अब स्मेल भी कोई नहीं है उन दोनों की। मैं आपसे कहती हूँ कि आइडेंटिफाई करें कि विच वन इज एन एसिड एंड विच वन इज अ बेस। आप इन दोनों में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब जबकि आपके पास सारी नॉलेज है, सारे एक्सपेरिमेंट, सारा आपके पास सबके सब चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, इंटरनेट पे भी, बुक्स में भी, सारा सब पता है आपको। तो फिर आप क्या करोगे? जनरली क्या होगा, आप पीएच पेपर लोगे या आप लिटमस पेपर लोगे, दोनों को टेस्ट करोगे, दोनों की पीएच चेक कर लोगे। जिसकी पीएच 7 से कम आएगी वो एसिड होगा, जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा आएगी वो आप कहोगे कि बेस है। यही हम कहेंगे ना, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। फिर ये क्यों आपको पता लगा? क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है इसके बारे में। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे पास फाइनल हमने केमिकली कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंपाउंड है ये एसिड है या ये कंपाउंड बेस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स आए थे वो हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब सर हम्फ्री डेवी का एक एक्सपेरिमेंट HCl वाला हो गया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि हाइड्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन एसिड्स। उसके बाद फिर फर्दर डिस्कवरीज शुरू हुई। फिर एक और बात आई कि जितने भी मेटल सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सब बेसिस होते हैं। अब मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल्स आपको पता है कि ग्रुप 1 और 2 में प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्लास 9 में पढ़ आए हो। उनके साथ जब ऑक्सीजन ऑक्साइड बना रहा है ना, तो जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो वो हमारे पास बन जाएगा मेटल ऑक्साइड।
और मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल में जैसे आपके पास है सोडियम, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन गया ना, सोडियम मेटल था और ऑक्सीजन आपके पास ऑक्साइड के लिए आ रही है। दूसरा अगर हम ग्रुप 2 के एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा MgO बना देगा, तो ये भी आपके पास क्या बन गया, एक मेटल ऑक्साइड। तो जब आप इन मेटल ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या कर देंगे, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि जब रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है तो हमें पता है कि वो क्या होता है, बेसिस की आइडेंटिफिकेशन होती है। एक बहुत ही ईजीएस्ट वे टू आइडेंटिफाई योर बेस इज टू टेस्ट द लिटमस टेस्ट, टू परफॉर्म द लिटमस टेस्ट, ठीक है। तो आपने यूं कर लिया। अब असल में होता क्या, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में डिसॉल्व करने से ये जो आपके पास सोडियम ऑक्साइड था ना, ये वाटर में डिसॉल्व होकर इसका ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है वाटर के हाइड्रोक्साइड के साथ, और आपके पास बेस बन जाती है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह जब आप मैग्नीशियम को डिसॉल्व करते हो वाटर में, तब भी आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बेस फॉर्म हो जाती है। ये हो गए डिफरेंट जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, या आप कह लो कि बिगनिंग में जो एसिड्स और बेसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिसर्च चल रही थी, वो सब की सब हमने यहाँ तक जनरली डिस्कस कर ली। फिर ह्यूमन काइंड को जो फर्स्ट नोन एसिड था, हमेशा पहले सबसे पहला जो एसिड आइडेंटिफाई हुआ, इट वाज एसिटिक एसिड, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में विनेगर कहते हैं और यूज भी करते हैं। स्टमक एसिडिटी के बारे में भी आप सबने पढ़ा है कि हम नेचुरली अगर देखें कि एसिड्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो एक तो विनेगर हमने देख लिया जो आप घरों में यूज़ करते हो, सिरका। दूसरी चीज़ आती है स्टमक एसिडिटी। स्टमक एसिडिटी क्यों होती है, आपने जनरली सुना होगा अक्सर कि आपके फलां जो रिलेटिव्स थे उनको एसिडिटी हो गई, या घर में किसी को एसिडिटी हो गई। होता क्या है उसके अंदर कि आपके मैदे के अंदर जो स्टमक है उसके अंदर बर्निंग सेंसेशंस फील होने लग जाती हैं। और वो बर्निंग सेंसेशंस होती किस वजह से, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, डेली बेसिस पर हर वक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो इतनी माइल्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में कि वो हार्म नहीं कर पा रहा। और दूसरी चीज़ जो उसकी हार्मफुल इफेक्ट को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक के अंदर बनाई है, वो उसकी एक लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग है, जो बिल्कुल स्लाइम की तरह की एक लाइनिंग है स्टमक के अंदर की वॉल्स की तरफ, जो उस एसिड के जो हार्मफुल या कोरोसिव इफेक्ट्स हैं उनसे हमें बचाती है। तो स्टमक एसिडिटी में क्या होता है कि आप कोई ऐसी फूड इनटेक कर लेते हो, या कुछ ऐसी चीज़ खा ली या पी ली या कुछ हो गया, जिसकी वजह से आपके स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर आपको स्टमक में एसिडिटी फील होने लग जाती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे अंदर कुछ जल रहा है, बर्निंग सी फील हो रही होती है। तो होता ये आपके जो स्टमक के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है उसकी वजह से होता है। लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट तो है, उसका फंक्शन क्या है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करता है फूड की। आपके जो बॉडी के अंदर फूड प्रेजेंट है, आप खा रहे हो, स्टमक में फूड जा रही है, उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना। डाइजेशन के लिए कोई हमारे अंदर ऑटोमेटिक ग्राइंडर तो प्रेजेंट नहीं है कि वो उस फूड को ग्राइंड कर देगा, स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट कर देगा। तो उसकी ग्राइंडिंग के लिए एक तो चर्निंग मूवमेंट होती है कि स्टमक एक बैग की तरह होता है, वो आपस में ही बिल्कुल मूव करता है और उसको फूड को मिक्स कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और फिर वो जो एसिड है वो उसके छोटे छोटे से पीसेस कर देता है ताकि डाइजेशन में ईजी हो जाए। जब स्टमक एसिडिटी होती है तो उसके लिए फिर आप एक मेडिसिन लेते हो, उसको हम कहते हैं अल्कलाइन मेडिसिन, ठीक है। अल्कलाइन मेडिसिन क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कली बेसिकली आप बेसिस को कहते हो, आपने पढ़ा था बेसिस एंड अल्कलीज के बारे में। तो अल्कली यहाँ पर हम बेस को कह रहे हैं। अल्कली क्या करती है कि जैसे ही आप वो एक मेडिसिन होती है वाइट कलर की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका जनरल नेम होता है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस आती हैं। आप वो इनटेक करते हो, 1 या 2 टेबलस्पून आपको वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर उससे क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर स्टमक एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया था, वो सारा उसके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा, वो उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। और जब न्यूट्रलाइज कर देगी तो उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और एज अ रिजल्ट आपके सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा स्टमक में। और ये जो सॉल्ट होता है ये बिल्कुल हार्मलेस होता है, ये बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जनरली एसिड्स और बेसिस के दरमियान में क्या डिफरेंसेस आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके टेस्ट की। तो जो एसिड्स होते हैं ना, ये वर्ड ही डिराइव किया है एसिडस से। एसिडस आपके पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है सावर। तो एसिड्स का टेस्ट भी ऐसा ही होता है, जैसे आप किसी भी सिट्रस फ्रूट को खा लेते हो,
उससे क्या होता है, आपको बिल्कुल एक तुर्श सा जायका मुंह में आता है, बहुत खट्टा खट्टा सा जायका आपके मुंह में आता है, तो वो टेस्ट होता है सब एसिड्स के अंदर। अब सिट्रस फ्रूट्स की क्यों बात की है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता ही सिट्रिक एसिड है, ठीक है। फिर अगर आप किसी भी लेमन को लेते हो, तो लेमन का टेस्ट जिस तरह का होता है उसी तरह का सब एसिड्स का होता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर एसिड ही आपके लिए बेनिफिशियल हो या आप उसको खा या पी सकते हो, क्योंकि एसिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं और उसमें से कुछ एक एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम खा पी सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सबको नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बेसिस की टेस्ट के बारे में बात करें तो बेसिस बिटर इन टेस्ट होती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि साबुन आपके मुंह में चला गया हो, तो जब साबुन मुंह में जाता है तो उसका टेस्ट किस तरह का आता है, बहुत कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट होता है बेसिस का। और एग्जाम्पल भी हम इसमें सोप की ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि सोप इज एक्चुअली अ बेस। और साबुन के साथ होता क्या है कि वो बहुत स्लिपरी होता है, जब आप उसे पकड़ते हो तो बहुत स्लिपरी सा उसका एक टेक्सचर होता है। उसी तरह से सब बेसिस होती हैं। आप कोई भी बेस लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आप अगर बेस आपके हाथ पर लग जाती है, जो माइल्ड बेसिस होती हैं जिनकी इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती, उनको आप टच करके देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, कि जब आप उनको टच करते हो ना तो वो आपका हाथ स्लिपरी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे हाथ पे साबुन लगा हुआ है। तो ये बेसिस से ही एक्चुअली हम सोप्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड है इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होता है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये वही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो क्लास 8 में हम करके आए हैं, कि जब आप किसी भी लिटमस पेपर को एसिड्स के अंदर ऐड करते हो तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक आइडेंटिफाई करता है कि ये आपके पास जो केमिकल था दैट वाज एन एसिड। इसी तरह से जो बेसेस होती हैं उनके अंदर दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो रेड लिटमस पेपर जब आप उसके अंदर ऐड करते हो तो वो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गई आपके पास एक प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आती है क्रोसिव नेचर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोसिव होता क्या है, क्या कौन सी नेचर है जिसको हम क्रोसिव नेचर कहते हैं। ये उस प्रॉपर्टी को कहते हैं दैट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। तो क्रोसिव नेचर एसिड्स की कंसंट्रेटेड फॉर्म में हाईली क्रोसिव होते हैं। कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस आपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व किया होगा, किसी के हाथ के ऊपर या काम करते हुए लैब का कोई काम कर रहे हैं या कुछ, अगर उसके ऊपर एसिड गिर जाता है तो फौरन से क्या होता है, बर्न्स हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये उसकी कोरोसिव नेचर के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि कोरोसिव नेचर क्या करेगी कि जैसे ही लिविंग सेल्स के ऊपर एसिड गिरता है वो फौरन से बर्न कर देता है उन सेल्स को। दैट इज कॉल्ड एज द कोरोसिव नेचर। ऑन द अदर हैंड बेसेस आर नॉन कोरोसिव। ये जनरली कोरोजन कॉज नहीं करती हैं, कोरोसिव इन नेचर नहीं होती हैं, एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस CONC रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेटेड। ठीक है, आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म हियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स की जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड आप सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लेते हो ना, जिनको आप कह सकते हो कि आपने बहुत सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो आपके पास होगा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। वो कोरोसिव इन नेचर होती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के अंदर दोनों ही बहुत गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस आइंस। दोनों ही जब वाटर के अंदर ऐड किए जाते हैं तो दे प्रोड्यूस आइंस। इस वजह से कंडक्टेंस इन दोनों की बहुत ज़्यादा होती है। अब हम फाइनली आ रहे हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की तरफ, विच इज़ द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हेनियस कौन था? ही वॉज अ साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड हिज कॉन्सेप्ट इन 1787। इसने क्या चीज़ डिफाइन की? सबसे पहले उसने एसिड्स और बेसिस के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर फाइनल जो रिजल्ट उसका आया उसके बाद उसने एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशंस बता दी। अब जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ना, उसके अंदर उसने क्या कहा कि एसिड्स जब डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन मींस कि जब हम उसको पानी में हल करते हैं तो वो अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो एसिड आप ऐड कर रहे हो वो अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक कंपाउंड था, जो कि एक मॉलिक्यूल था, अब वो क्या हो गया, अपने आइंस में कन्वर्ट हो गया। और जब वो आइंस में कन्वर्ट हुआ तो इट मस्ट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। क्या कहा उसने कि जब एसिड्स एक्वस सॉल्यूशंस में डिसोसिएट होते हैं तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। जनरली उसने क्या कह दिया कि HA, अब यहाँ पर जो A है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग एसिड,
ये एच क्योंकि उसने हमेशा कह दिया कि एसिड के अंदर एच तो होगा ही ना, अगर होगा तभी तो वो आगे प्रोड्यूस करेगा, तो उस ए की जगह पे कोई भी और एलिमेंट अटैच हो सकता है जो उसको एक एसिड बना दे। तो एच ए जो कि एक जनरल एसिड की रिप्रेजेंटेशन उसने ली, जब वो वाटर में डिसॉल्व किया गया तब उसने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन आइन एंड ए नेगेटिव। अब ये ए कोई भी और जो एलिमेंट था उसका नेगेटिव आइन यानी एनाइन उसने प्रोड्यूस कर दिया। इट वाज द जनरल इक्वेशन प्रेजेंटेड बाय हिम। आगे जब हम डिफरेंट एसिड्स की बात करते हैं ना, जैसे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, आपके पास एसिटिक एसिड है, आपके पास HCN है, तो ये काफ़ी सारी आपके पास जो टाइप्स आ जाती हैं, उनकी जब उसने डिसोसिएशन परफॉर्म की तो उसने कहा कि HCl जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन, जैसा कि यहाँ पे बताया था उसने कि हाइड्रोजन आयन तो मस्ट है कि प्रोड्यूस होगा ही। और ये जो ए था ना, ए की जगह पर उसने क्लोरीन लिख दिया यहाँ पर। अब क्योंकि ए जो था दैट वाज अ वेरिएबल, जैसे आप मैथ्स में देखते हो ना कि वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, उसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो उसी तरह से यहाँ पर उसने क्लोरीन को अटैच किया, बन गया उसके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl जब डिसोसिएट होगा तो इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस एंड क्लोरीन आइंस, जिनको आप क्लोराइड आइंस कहते हो, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद प्रोड्यूस हो गया हाइड्रोजन, ये उसने एक एग्जांपल दे दी। दूसरा उसने एसिड लिया HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को भी जब डिसोसिएट किया तो उसने भी क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस किया, और उसके हाइड्रोजन के अलावा जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स थे उस सब के सब को एनाइन की फॉर्म में उसने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, नाइट्रेट आइन प्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। तीसरी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड के साथ उसने क्या किया कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ये ऑर्गेनिक एसिड है, बाकी दोनों आपके पास मिनरल एसिड्स थे। ये जो एसिड था इसकी जब डिसोसिएशन हुई तो इसने ये जो लास्ट पे इसके पास हाइड्रोजन आ रहा है ना, इसको उसने एज अ कैटाइन प्रोड्यूस कर दिया। अब ये जब एज अ कैटाइन प्रोड्यूस हो गया ना, तो बाकी आपके पास पूरा बच रहा है CH3COO। ये CH3COO नेगेटिव साइन के साथ एनाइन की फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो गए एसिड्स का कॉन्सेप्ट। सेकेंडली उसने बेसिस की डेफिनेशन दी कि दे डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आइन। अब ये यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना, एसिड्स के अंदर उसने हाइड्रोजन आइंस के बारे में बात की थी, और जब आप बेसिस की बात कर रहे हो तो बेसिस में उसने हाइड्रोक्साइड आइंस की बात की है। जनरल स्टेटमेंट उसने क्या दी एसिड्स के लिए, यहाँ पर हमने देखा था कि एसिड्स के लिए उसने क्या यूज किया था, H फॉर द प्रोटोन एंड A फॉर एसिड। यहाँ पर आपके पास बेस यूज हो रही है तो बेस के लिए वो क्या यूज कर रहे हैं, बी फॉर बेस एंड OH हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट करें। तो BOH जब डिसोसिएट हो रहे थे इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और वाटर के सॉल्यूशन को कहते हैं ना, यानी वाटर के अंदर किसी चीज का जब सोल्यूशन बनता है तो वो एक्वस सोल्यूशन होता है अब हमारे पास। तो जब उसने उसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर तो क्या प्रोड्यूस हुआ, एक B पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या है, OH नेगेटिव है आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। दूसरी चीज आपके पास ये जो B पॉजिटिव बच रही है ना, OH के अलावा जितने मेंबर्स होंगे इसके साथ अटैच वो सारे के सारे पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। तो एक बेस की एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये सोडियम अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है। ये जो OH था ये अलग से होके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देता है, और जो सोडियम था यहाँ पर हमने देखा था ना कि B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जो भी OH के साथ अलग से चीज़ अटैच थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, यानी वो कैटाइन की फॉर्म में रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पर OH के साथ सोडियम अटैच्ड है तो इस वजह से वो कैटाइन की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है नीचे टेबल में एसिड्स और बेसिस की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड्स दे ऑल बिलोंग्स टू द एसिड कैटेगरी, एंड बेसिस के अंदर आपके पास सारे हाइड्रोक्साइड वाली कैटेगरी आती है, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी आपके पास आ जाती हैं बेसिस के एग्जाम्पल्स। ये कॉन्सेप्ट तो उसने प्रोवाइड कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद क्या हुआ कि कुछ हमेशा ऐसे होता है, जैसे हमने अभी एग्जांपल कंसीडर की थी कोरोना वायरस की।
तो कोरोना वायरस के अंदर शुरू में कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें पता लगी, उनके बारे में हमने कुछ रिजल्ट्स निकाल लिए, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, इसके अंदर तो ये चीज़ हमने छोड़ ही दी है, इसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, यानी हमें इसकी ये वाली चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए था। अभी तक आप न्यूज़ में देख रहे हो ना कि वो उसको कुछ उसकी कोई वैक्सीन प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी उसके बारे में पूरा सब कुछ जो है वो समझ ही नहीं आ पा रहा। इसी तरह से होता है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उसके अंदर उसकी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। लिमिटेशंस का क्या मतलब है कि आपने एक टॉपिक बता दिया, आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया अपने मुताबिक, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, फिर आप कहते हो कि इनका आंसर क्या हो सकता है। तो उसी तरह से जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था उसकी भी 2 लिमिटेशंस थी। क्या-क्या उसके अंदर लिमिटेशंस आ रही थी? एक तो ये आ रही थी कि हमने शुरू से पढ़ा है कि आर्हीनियस जो था वो एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहा था। किसी भी कंपाउंड की जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगी तो फिर ही हम उसके बारे में बता सकेंगे कि एसिड है या बेस है। ठीक है? ये उसने बता दिया कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस मीडियम। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो वाले कंपाउंड्स का क्या होगा जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही नहीं हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, कुछ ऐसे भी आपके पास केमिकल कंपाउंड्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही नहीं है, यानी वो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ पेट्रोल की, तो पेट्रोल को कभी आपने पानी में डिसॉल्व करके देखा है? वो नहीं होता। ऑयल को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं होता। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, एक्वस सॉल्यूशन में वो कोई आयंस प्रोड्यूस ही नहीं करते। ठीक है? तो उनके बारे में एक उसने नहीं बताया था। यहाँ पर ये चीज़ जो थी ना, ये बाकी साइंटिस्ट्स को कुछ गड़बड़ लगी कि यहाँ पर हमें इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना चाहिए था। फिर दूसरी एक जो उसकी लिमिटेशन आ रही थी, एक ड्रॉबैक जो आ रहा था उसके कॉन्सेप्ट का, वो क्या था कि सिर्फ वो वाले कंपाउंड्स को उसने डिस्कस किया जिसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आइंस थे। लेकिन हमारे पास इतने सारे और कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास अमोनिया है, उनके अंदर तो ना हाइड्रोजन आ रहा है, ना वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, ना ही वो हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस करें। ठीक है ना? लेकिन जब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को अब डिस्कस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, अमोनिया आपके पास बेस है, तो फिर इनके बारे में कैसे हमें पता चला? ये देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर तो हाइड्रोजन आयन है ही नहीं कि वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो जब ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता तो फिर ये एसिड कैसे है? इसकी प्रॉपर्टीज़ एसिडिक हैं, लेकिन ये तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। ये चीज़ हो गई। फिर आपके पास आता है अमोनिया। अगर हम अमोनिया NH3 की बात कर रहे हैं तो NH3 के आगे जाके हमें OH नेगेटिव आयन दे रहा है? इसके पास तो है ही नहीं। ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसके पास कि ये OH नेगेटिव आइंस प्रोवाइड कर सके, हाइड्रोक्साइड आइंस। तो जब ये भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा तो फिर हम इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये दो जो चीज़ें थी ये उसके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी उसने एक्सप्लेन नहीं की थी। इस वजह से आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो था उस वक्त तक काफ़ी अच्छा रहा, उसका स्कोप काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन लिमिटेड था। और लिमिटेड होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो डिस्कवरीज थी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स थी एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स में, वो आगे आगे जाकर होने लगी। So this was all about the Arrhenius concept. It was the first concept in acids and regarding acids and bases. यहाँ तक का आज का आपका लेक्चर होगा। अब होमवर्क आपको क्या है? You have to write the chemical reactions of HCN, KOH and NH4OH. ये तीन हैं, जब ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में तो उनकी क्या इक्वेशंस बनती हैं। आपने सिर्फ इक्वेशंस को लिख कर मुझे सबमिट करवाना है कि इन तीन को कैसे आप डिसॉल्व करोगे वाटर में और कैसी उनकी आगे डिसोसिएशन होगी, कौन कौन से आइंस प्रोड्यूस होंगे, ये चीज़ बतानी है। दूसरी चीज़ आपके पास है कि आपने 2 एसिड्स और 2 बेसेस बताने हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आइंस नहीं होते। ये आपके पास हिंट मैंने दे दिया है कि सेकंड लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। उसके अंदर इस क्वेश्चन को काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है उसने। देखें, only those compounds having hydrogen and hydroxide ions are termed as acids and bases. Compounds like carbon dioxide and ammonia are not explained using this concept. तो ये तो दो उन्होंने बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया तो गिवन है आपकी बुक में। आपने इनके अलावा दो दो कंपाउंड्स और लेकर आने हैं जो एसिडिक हों लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ना होता हो, और जो बेसिक हों लेकिन उनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ना होता हो। ठीक है? ये दो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाने हैं। थैंक यू सो मच।